स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे 11th क्लास का जो सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, साथ ही एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, हमने इन सब के बारे में स्टडी किया है। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आप अकाउंटिंग करते टाइम यूज़ करते हो। क्योंकि अकाउंटिंग जो है ना वो एक नया सब्जेक्ट होता है। जब आप 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हो उस टाइम पे तो काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम सुना है। तो जब तक आपको उनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम जितने भी आपके बेसिक टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, हम उनका मीनिंग जान लेते हैं और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो जब मैंने आपको अकाउंटिंग का थ्योरी पोर्शन कराया था तो वहाँ पे हम ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहे थे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम मनी की टर्म्स में काउंट करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये होता है वो होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आपके बिजनेस में होंगी, और ये हेल्प करती हैं आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने में। और इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको आप मनी की टर्म में काउंट कर सकते हो। ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अराइज करने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये आपकी टू साइडेड होती हैं, मतलब डेबिट भी हो सकती हैं, क्रेडिट भी हो सकती हैं। डेबिट का मतलब होता है कि आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्रेडिट का मतलब होता है आप किसी को कुछ दे रहे हो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि या तो आप किसी से पैसे ले रहे हो या पैसे दे रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो वहाँ पे भी तो रिसीविंग एंड गिविंग वाला काम होता रहेगा। ठीक है, आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट उसमें होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, जो आप अकाउंट से रिलेटेड करोगे वो। सेकंड आपकी होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एंड फिर आपकी होती है कैश ट्रांजैक्शंस, जो आप कैश से रिलेटेड कर रहे हो। उसके बाद फोर्थ आपकी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जिनको आप उधार में सामान बेचते हो। आप उधार में सामान बेच रहे हो, उधार में सामान खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप पेमेंट नहीं करोगे। आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। अगर आप उधार में ले रहे हो तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप उधार में बेच रहे हो तो वो आगे वाली जो पार्टी है वो आपको पैसे देगी। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग था बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, कि जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं आपके बिजनेस में उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है इवेंट। तो इवेंट और ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक साथ तो उनको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बट उन्हीं एक्टिविटीज़ को अगर आप सिंगल सिंगल ट्रीट करो तो उन्हें हम बोलते हैं इवेंट्स। मतलब इवेंट और ट्रांजैक्शंस बात एक ही होती है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको ये इनका जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो आपके पास ये एग्जांपल है कि हमने ये 4 एक्टिविटीज़ की। फर्स्ट आपकी है परचेज ऑफ 5 लाख गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं 5 लाख रुपीज़ की। उसके बाद कैश सेल आपने किया 3,80,000 का। देन पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट 20,000 रुपीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन बिजनेस। आपने ये 4 एक्टिविटी की, मान लो एक दिन में आपने ये 4 एक्टिविटी की। तो इन सबको मिला के आप बोलोगे कि ये इतने हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए। ठीक है, और अगर आप इसको एक सिंगल एक्टिविटी के रूप में अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो गया कि ये हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ, ये हमारा सेकंड इवेंट हुआ, ये हमारा थर्ड इवेंट हुआ और ये हमारा फोर्थ इवेंट हुआ। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है अकाउंट। तो मैंने आपको जब अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था तो वहाँ पे बताया था कि लेजर में हम लोग डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट जो होता है वो आपके इंग्लिश लेटर टी की शेप में होता है। आप इसको टी शेप अकाउंट भी बोल सकते हो। हम उसको बनाते कैसे हैं, तो आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, देन आप सेंटर में एक लाइन बनाते हो, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टी। ठीक है, तो जस्ट सपोज हम लोग यहाँ पे अपना कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जो
लेफ्ट साइड आपकी होती है वो होती है डेबिट, और डेबिट को हम कैसे लिखते हैं, DR, ठीक है। और जो राइट साइड आपकी होगी वो आपकी होती है क्रेडिट, और वहाँ पे हम उसको क्या लिखते हैं, CR, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर हम लोग कॉलम्स बनाते हैं इसमें, क्योंकि अगर आपने कैश से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज आपने की, डेबिट में का मतलब क्या होता है, रिसीव करना। अगर आपने कुछ कैश रिसीव किया तो उसको आप लिखोगे डेबिट साइड में, और जिससे भी आपने रिसीव किया है, ठीक है, अगर आप राम श्याम या फिर किसी से भी रिसीव कर रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस कॉलम में डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट कॉलम होता है, उसमें आप जितने आपने पैसे रिसीव किए उतना अमाउंट आप डालोगे, और क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, गिविंग, ठीक है। तो अगर आप किसी को पैसे पे कर रहे हो या फिर दे रहे हो उसको, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डालोगे, और जितने रुपए आपने दिए वो आप डालोगे अमाउंट के कॉलम में। तो इस तरह से हम लोग अपना कोई भी अकाउंट जो भी आपको बनाना है, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट आपको बनाना होता है वो आप इसी फॉर्मेट में बनाते हो। और हम यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी डाल देते हैं कि अगर आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट में आपको पैसे रिसीव हुए या किस डेट पे आपने पैसे पे किए, तो आप डेट कॉलम में उस दिन का डेट भी डाल सकते हो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि हमने कितने पैसे कब पे किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट मेंटेन होता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो आपके प्रोपराइटर का मतलब होता है आपके बिजनेस का ऑनर, मतलब जो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो आपके बिजनेस का ऑनर हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर ने जितना अमाउंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब अपने बिजनेस में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब वो अपना अमाउंट कैश में भी इन्वेस्ट कर सकता है, साथ ही अगर वो चाहे उसके पास कोई गुड्स हैं, गुड्स मतलब कोई सामान उसके पास है जिसका वो बिजनेस करना चाहता है, और अगर कोई एसेट उसके पास है, कोई प्रॉपर्टी उसके पास है, तो अगर वो भी वो बिजनेस में लगा रहा है तो उन सब को हम एज अ कैपिटल ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल होती है वो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बिकॉज जो ऑनर है उसने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, तो अब हमारी लायबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको प्रॉफिट्स कमा के दे, वो उसको इनकम कमा के दे, ठीक है। और जब हम अकाउंटेंसी में अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम अपने आप को एज अ बिजनेस लेकर चलते हैं, ना कि एज अ ऑनर। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम बिजनेस हैं, ठीक है, और ऑनर ने हमें पैसे दिए कैपिटल के रूप में, अब हम काम करेंगे और उसको पैसा कमा के देंगे, ये आपकी कैपिटल होती है। और कैपिटल निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, कि आप अपनी जितनी भी एसेट्स आपकी हैं उसमें से अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ को लेस कर दोगे तो आपकी वो कैपिटल निकल कर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं, अब देखो, अब जैसे कि ऑनर ने हमारे बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो अब मान लो उसको किसी पर्सनल यूज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है, या फिर वो कोई सामान जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, उस सामान की भी उसको खुद को ज़रूरत है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी सामान लेता है या फिर कैश निकालता है, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा है, उसको ऑनर निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग को हम एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटीज़। तो मैंने अभी जब आपको कैपिटल का फॉर्मूला बताया था तो वहाँ पे बताया था कि कैपिटल इज इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ठीक है। अब ये लायबिलिटी क्या होती है, तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो आपने अपने आउटसाइडर से उधार लिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी से सामान खरीदते हो, ठीक है, आपने किसी से सामान खरीदा और आपने उसके पैसे उसको नहीं दिए, या फिर आपने बोल दिया कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको पे कर दूंगा, तो वो जो पैसे आपकी हैं वो क्या है, लायबिलिटी है, वो आपको फ्यूचर में पे करनी होगी, ठीक है। और लायबिलिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से आप कैपिटल लेस करोगे तो आपकी सारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाती है। अब लायबिलिटीज़ को आप
टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट आपका होता है इंटरनल लायबिलिटीज़, सेकंड आपका होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। जैसे कि हमने यूज़र्स पढ़े थे ना कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के यूज़र्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर ही होते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? इंटरनल लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें बिजनेस के अंदर ही पे करनी होती हैं। तो सबसे बड़ी लायबिलिटी तो हमारी ऑनर के लिए ही होती है कि आप ऑनर को प्रॉफिट अर्न करके दोगे। ठीक है, साथ ही उसकी कैपिटल को आप अच्छे से यूज़ करोगे, तो ये भी हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। उसके बाद जो सेकंड है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है कि आप अपने बिजनेस से बाहर किसी को अपनी उनका कुछ अमाउंट पे करोगे। जैसे कि आपके हो गए क्रेडिटर्स, या फिर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आपको लोन पे करना पड़ेगा। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप बैंक को लोन वापस करोगे। बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल मतलब जो आपको अपने बिजनेस के अंदर ही पे करनी है, एक्सटर्नल मतलब जो आपको अपने बिजनेस से बाहर पे करनी है, मतलब आपका पैसा आपके बिजनेस से बाहर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे और हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी आगे फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, करंट एंड नॉन करंट। अब करंट और नॉन करंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, वो होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर। मतलब हमें जो अपने बिजनेस में जो काम वाम सब करने होते हैं, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस जो करना होता है, वो हम इसी ईयर से रिलेटेड करते हैं। यहाँ से हम अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस हमारे होते रहते हैं पूरे ईयर, और एंड में 31 मार्च को जाके हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, अपने फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। जो हमारे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है वो आप बनाओगे यहाँ पे 31 मार्च पे जाके। ठीक है, मतलब वैसे तो लीगल तो यही आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, बट फिर भी कुछ लोग इसको ना मान के अपना 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी मान सकते हैं। तो वो उनको पहले से डिसाइड करना होता है कि वो अपना कौन सा अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करके चलेंगे। बट जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग ईयर यही होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अब बात आती है करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो लायबिलिटी जो आप इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर पे कर दो, मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर जो लायबिलिटी आपकी हो भी और साथ में आप उसको पे भी कर दो, उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे कि अगर आपने किसी से सामान खरीदा, ठीक है, और आपने उसका सामान का पैसा अभी नहीं दिया, आपने बोला मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, तो ये क्या किया आपने? 1 साल के अंदर अंदर आप उसकी पेमेंट कर दोगे, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है कि जिसको आप इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर पे नहीं कर पाते हो, जो आपके लंबे टाइम के लिए होती है। इसको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने लोन ले रखा है, तो लोन आप अब ऐसा तो होगा नहीं 1 साल के लिए लोगे, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप लोन लोगे, क्योंकि लोन का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको आप 1 साल में पे नहीं कर सकते हो। तो वो जो लायबिलिटी आपकी होगी उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग था लायबिलिटीज़ का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉफिट और गेन। अब प्रॉफिट और गेन का क्या मतलब होता है? तो देखो, प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब जो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो आपका पूरा अकाउंटिंग ईयर है, उसमें आप ये देखो कि आपको टोटल कितनी इनकम हुई, टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए, और फिर उनको लेस करके जो आपका अमाउंट आता है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो आपको क्या होगा? लॉस। तो जो पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग आप देखोगे वो आपका होता है प्रॉफिट। बट गेन क्या होता है? गेन का मतलब होता है आप किसी एक एक्टिविटी में देखो कि, मतलब जैसे कि अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो, ठीक है, आपकी एसेट की कॉस्ट है जस्ट सपोज 5 लाख रुपीज़, बट आपने उसको 6 लाख में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 1 लाख का क्या हुआ? गेन। तो अगर आप किसी सिंगल एक्टिविटी के रूप में देख रहे हो, वहाँ पे अगर आपको कुछ ज़्यादा इनकम होती है तो उसे हम बोलते हैं गेन। और अगर आप अपने पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि आपको टोटल इनकम हुई या फिर ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस हुए, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बात आती है लॉस की। अब वो एक्टिविटी के बेसिस पे आपको लॉस हो या फिर आपको पूरे अकाउंटिंग पीरियड पे आपको लॉस हो, दोनों ही केस में आप उसको क्या बोलोगे? लॉस।
जैसे सपोज आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए अकाउंटिंग पीरियड में और आपको इनकम कम हुई तो वहाँ पे भी आपको लॉस हो गया। ऐसे ही अगर आपने कोई एसेट बेची, वो 5 लाख की थी, अगर आप उसको 4 लाख में बेचते हो तो आपको 1 लाख का लॉस हो गया। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी में अचानक से आग लग गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर चोरी हो गई, तो उन सब से भी जो आपको लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गुड्स। अब गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो होती हैं जिनका आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब चाहे आप फिनिश्ड गुड्स का कर रहे हो, मतलब आप सीधा ऐसा सामान बेच रहे हो कि जिसको डायरेक्ट जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप बना रहे हो जिनको आप थोड़ा बनाओगे और आगे का जो प्रोसेस है वो आगे वाले और लोग बनाएंगे। तो मतलब कोई भी काम जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, उन सब जो गुड्स होती हैं, जो सामान जो होगा उस सामान को हम बोलेंगे गुड्स। ठीक है। तो ये हमारे अभी तक के ये मैंने आपको टर्म्स बताई। इसके बाद आके आपकी और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उनको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक की इन 10 टर्म्स में अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो रिमेनिंग आपकी टर्म्स बच गई, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।